हेलो दोस्तों। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषाई नीति। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। जो दूसरा परीक्षा था भारतीय संघवाद का, वो था इसकी भाषाई नीति। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में या आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन जो हिंदी है वो केवल 40% भारतीयों की भाषा है। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेज। इसीलिए अन्य भाषाओं को सेफगार्ड दिया गया जिससे उन्हें सुरक्षा दी जा सके। बिसाइड्स हिंदी, देयर आर 21 लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड। हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित रूप में पहचान दी गई। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेज। एक उम्मीदवार या कैंडिडेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना चाहता है वो आसानी से इन 21 भाषाओं में से किसी एक को चुन सकता है। इट्स स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो राज्य हैं उनके भी अपनी आधिकारिक भाषा होती है और वो राज्य अपनी उन आधिकारिक भाषाओं के अंतर्गत काम करते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री adopted a very cautious attitude in spreading the use of हिंदी। श्रीलंका की तरह हमारे जो नेता थे वो भी हिंदी के लिए काफ़ी चैतन्य थे और काफ़ी वो इसके लिए चेतावनीपूर्ण थे। According to Constitution, the use of English for official purposes was to stop 1965। और जो हमारा संविधान है वो 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue। तो लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने ज़बरदस्त मांग की कि हमें इंग्लिश को ऐसे ही इस्तेमाल करते रहना है। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। और तमिलनाडु में तो ये एक हिंसक रूप में ले लिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज। तो केंद्रीय सरकार ने इसको ध्यान दिया और वो सहमत हो गई कि हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पज में या उद्देश्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। Many critics think that this solution favored the English speaking elite। और बहुत से जो आलोचक थे उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो उपाय निकाला गया है वो अंग्रेजी बोलने वाले या इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए ही किया गया है। प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो हिंदी का प्रचार है प्रसार है वो एक ऑफिशियल हमारी नीति रही है, आधिकारिक नीति रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि इसको प्रमोट किया जाए। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य पर हिंदी को लाद देगा जो कि अदर लैंग्वेज स्पीकिंग है। The flexibility shown by the Indian political leader helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। तो ये जो नमनीयता थी, ये जो उदारता थी, ये जो हमारे भारतीय राजनीति के राजनेता थे, इसने मदद की हमारे देश को ऐसी विपरीत परिस्थिति में लाने से जो कि श्रीलंका में हुई। सेंटर स्टेट रिलेशन, restructuring the center-state relation in one more way in which federalism has been strengthened in practice।
जो फिर से निर्माण करना था हमारे इस केंद्र और राज्य के रिश्तों को, वो फेडरलिज्म ने और भी मजबूती दी या संघवाद ने और भी मजबूती दी। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements। जो संवैधानिक व्यवस्था थी या प्रावधान थे पावर शेयरिंग के, वो वास्तव में जो कार्य करते थे वो हमारे जो प्रशासनिक या जो प्रशासन में जो सरकार थी या जो रूलिंग पार्टी थी उसकी व्यवस्था पर निर्भर कर रहा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ज़्यादातर ये होता था कि जो सेंट्रल में पार्टी रहती थी उसी की पार्टी स्टेट में भी ज़्यादातर होती थी। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। तो इसमें होता ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो स्वायत्त रूप से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती थी। एज वेन ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states। लेकिन जब पार्टियां अलग होती थी, केंद्र में दूसरे की सरकार है, दूसरी पार्टी की, राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी होती थी वो उस राज्य सरकार के कार्यों में बाधा डालती थी या फिर उस पर रोक टोक करती थी। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। और इसका इस्तेमाल जो कि संविधान में अधिकार दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने में करती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और इससे संघवाद को हानि पहुंचती थी। All this changed significantly after 1990s। ये सारी चीज़ें 1990 के बाद बदली। This period saw the rise of regional political parties in many states of the country। क्योंकि ये जो समय था इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव बहुत तेजी से हमारे देश में हुआ। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट। और यही युग था जबकि कोalition या गठबंधन की सरकारों को बनने का युग शुरू हुआ। एट द सेंटर में भी since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center। और होता क्या था कि क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को नहीं मिलती थी, तो अपनी सरकार को बनाने के लिए उन्हें गठबंधन बनाना पड़ता था जिसमें बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां होती थी एक सरकार बनाने के लिए केंद्र में। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इससे एक नई संस्कृति पैदा हुई जिससे कि लोग अपने शक्ति विभाजन को देखे, उसका सम्मान किए और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसकी स्वायत्तता का भी सम्मान होने लगा। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। तो ये जो ट्रेंड चल रहा था उस समय, जो स्थिति चल रही थी, तो इसने जो एक बड़ा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसने केंद्र सरकार को इतना आसान नहीं किया कि वो आसानी से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको डिसमिस कर सके। आर थस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। तो इसलिए ये जो संघवाद है और भी अधिक प्रभावी और मजबूत हो गया है हमारे देश में। इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और ये जैसा कि पहले शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे आज में ये और भी मजबूती से सामने आया है। अब हम आते हैं, आप देखिए एक यहाँ पर फोटो दी गई है, द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स। यहाँ पर उस जमाने का मेरे ख्याल से है चित्र या इमेजिन जो कि इंदिरा गांधी के समय का था। यहाँ देखिए ये
द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का किचन है और इसमें पावर बन के तैयार हुआ है स्टेट्स के लिए। और वो पावर जो है कि वो कलछुल में वो सभी स्टेट्स को जो कि लाइन से लगे हुए हैं और ज़्यादा पावर की मांग कर रहे हैं। अब हम आते हैं नीचे, आप देखिए पेरेंट्स ऑफ रनिंग अ कोalition गवर्नमेंट। यहाँ पर अटल बिहारी जी की सरकार दिख रही है, जिसमें ये कोalition गवर्नमेंट के नाम पर ये बगल में मशाल जल रही है जिसमें आग जल रही है। फिर आप देखिए कि ये जो बैठे हुए हैं ये सब बम है जिस पर कि सबके धागे निकले हुए हैं, और इसमें आपको सभी पार्टियों के निशान भी दिखेंगे, सिंबल भी दिखेंगे और उसके साथ उनके नेताओं के भी कार्टून दिखेंगे। तो ये शो करता है कि ये कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार कितनी कठिन होती है चलाना या उसका इस्तेमाल करना। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।